नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी की पीटी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और मेंस में बच्चे लग गए हैं। मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या करें, ऑप्शनल ज्योग्राफी की, इसकी चर्चा आज आपसे हम करेंगे। यूपीएससी में जो ऑप्शनल विषय बच्चे ऐच्छिक विषय ज्योग्राफी का चयन करते हैं, भूगोल का चयन करते हैं, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि भूगोल विषय में सर्वाधिक मार्क्स आया करते हैं और टॉपर में भी अधिकांश बच्चे भूगोल से रहे हैं। वह स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, भूगोल विषय का सदैव ही एक अहम योगदान हमेशा रहा है। लेकिन भूगोल विषय चयन करने के पीछे बच्चों के दो मकसद होते हैं। एक, जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है और वे आगे चल के अपने यूनिवर्सिटी में या डिग्री में ज्योग्राफी को चुनते हैं, तो उनका थोड़ा साइंस रुझान होता है, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है फिजिकल ज्योग्राफी, वो पूरी की तरह पूरी लगभग साइंस से डिपेंडेंट है। और दूसरा होता है जो भारत का भूगोल, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जानने का बहुत मौका देता है। इसमें ग्राफी के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से जो उत्तर लिखे जाते हैं, जो सीमांकन किए जाते हैं, उससे मार्क्स अच्छे मिलते रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ज्योग्राफी विषय सिर्फ चुनने पढ़ने से नहीं होगा, इसको कैसे पढ़ा जाए सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है, और कैसे इसका उत्तर लिखा जाए, इस पर अगर बच्चे विचार करते हैं तो उन्हें अच्छे मार्क्स आते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी ये होता है कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है और सिलेबस कितना पढ़ें, सिलेबस की तैयारी कितने दिनों में हो सकती है, इससे पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो यूपीएससी के जो हमारे विद्यार्थी हैं और यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, वो जाने कि आज भूगोल विषय में कैसे कैसे हम लोग इसको तैयारी कर सकते हैं। पहले सिलेबस हमारा है, तो सिलेबस में सबसे बेसी जरूरी ये है कि इसको पूरी तरह से हम जब तक नहीं समझेंगे हम एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो जब एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स नहीं आए तो क्या करेंगे? ज्योग्राफी के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा है भारत का भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी में ही एक टॉपिक रहता है मानव भूगोल का, और भारत का भूगोल में संपूर्ण हमको भारत के बारे में पढ़ना है। इस सिलेबस को किस तरह से यूपीएससी ने डिफाइन किया है, इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पेपर 1 में हम लोग देखते हैं कि पार्ट ए जो है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, तो इसमें पहला पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का सीधा सा मतलब ये होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित, पृथ्वी कैसे बना, उसके धरातल कैसे बने, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका आंतरिक और बाह्य फोर्स क्या है, इंडोजेनेटिक्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, मतलब कि पृथ्वी के धरातल का, प्रॉपर्टी का उद्गम कैसे हुआ, स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज, माने पृथ्वी पर जो ढाल निर्माण के सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं, एप्लाइड जियोलॉजी, एप्लाइड का मतलब होता है कि जो प्रयोग में होता है। तो आज भूकंप बार बार क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों है, पृथ्वी का पर्यावरण क्यों बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सब हम लोग अप्लाइड में पढ़ते हैं। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे तो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है, और इसमें सारे जो कंपोजिशन दिए गए आप उसको देख लीजिएगा। फिर ओशियोनोग्राफी, समुद्र के बारे में, इसकी उत्पत्ति से लेकर, ओरिजिन से लेकर बहुत कुछ जानकारियाँ इसमें दी जाती हैं। बायोजियोग्राफी, इसको हम लोग बोलते हैं जैव भूगोल, जैसे जेनेसिस ऑफ सॉइल, मृदा क्या है, मृदा की उत्पत्ति कैसी है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स एंड वेजिटेशन, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये सबसे बेसी अप्लाइड ज्योग्राफी में आता है कि वर्तमान समय में सॉइल इरोजन कैसे होता है, मृदा क्षरण कैसे हो रहा है। तो ये सारी सिलेबस जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तब तक आपका प्रिपेयर ज्योग्राफी में प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। पार्ट बी देखेंगे इसी में, फर्स्ट पेपर में, तो ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो ह्यूमन का मतलब हो गया मानव भूगोल, और मानव संबंधित उसके आर्थिक क्रियाएं, खेती कैसे, उद्योग धंधे क्या हैं, सब लोग पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, एरियल डिफरेंशिएशन,
क्वांटिटेटिव रिलेशन, पोस्ट सारे, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, टोटल सिलेबस जब तक आपके दिमाग पर नहीं होगा, इस सारे सिलेबस को आप देख लें और सिलेबस देखने के बाद अपना आप तैयारी शुरू करिए। जैसे लास्ट में हम मॉडल थ्योरी एंड लॉ इन ह्यूमन ज्योग्राफी से मॉडल्स क्या होते हैं, सेंट्रल प्लेसेस थ्योरी क्या है, माने केंद्रीय स्थल सिद्धांत क्या है, तो इसमें हम लोग जानेंगे। ग्रेविटी मॉडल क्या है, ग्रेविटी मॉडल जैसे कैसे तो कोई शहर है तो शहर के सेंटर में क्या है, कौन सा ऐसा ग्रेविटी है जो लोगों को खींचता है, ये सब सारे सिद्धांत इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पेपर समाप्त हुआ। सेकंड पेपर जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में फिजिकल सेटिंग है, भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, रिलीफ कैसा है, ड्रेनेज एंड फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या हैं, सेस्मिक एंड वोल्केनिज्म क्या है, तो भारत का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, उसका रिलीफ ऊंचावच कैसा है, उसकी नदियाँ कैसे बहती हैं, ये सारे कुछ रिसोर्सेज क्या क्या हमारे भारत के पास प्राकृतिक नेमतें दी गई हैं, क्या क्या रिसोर्सेज दिए गए हैं, इन सब के बारे में हमको जानकारी। कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं, जैसे हमसे कुछ बच्चे ऐसे मिले कि वो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया था टीचर द्वारा या खुद उनके द्वारा कि इसका सिलेबस क्या होता। सोचिए कितनी भ्रामक तैयारी कराई जाती है। बच्चों को ये नहीं पता है प्रीलिम्स निकालने के बाद हमारा कि मेंस का सिलेबस क्या है, और वे लगातार किसी टीचर द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ने लगते हैं। लास्ट नहीं होता है कि बारंबार वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाया करते हैं। तो जब तक आपको युद्ध क्षेत्र में जाना है, और युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले आप युद्ध क्षेत्र की पहचान नहीं करोगे, आपका अपोजिशन का सैनिक कैसा है, मतलब कि आपका एग्जाम देना है तो एग्जाम कैसा है, विषय क्या है, क्या कठिन है, क्या टफ है, कैसे नंबर्स आएंगे, तब तक बिना आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। तो ये सारे इंडस्ट्री, भारत के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। कल्चरल सेटिंग, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन्स क्या है, ट्राइब्स क्या है, कल्चरल रीजन्स क्या है, ये सारे सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल एक्सेप्ट्स, ये सारे कुछ ऐसे हैं जो हमारे भूगोल विषय में पढ़ाए जाते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है, माने इन्वायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर क्या है, ये सारे कुछ बच्चे एक एक लाइन जब तक सिलेबस का देख करके और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को फॉर्मेट बना के नहीं पढ़ेंगे तब तक उनका मार्क्स मिलने वाला है नहीं। अब हमने जब सिलेबस की बात की ही है तो आपको थोड़ा सा मैं और समझा दूं कि भूगोल जो विषय हमारा है, भूगोल विषय को जब हमने ले लिया है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो इसको करना क्या है कि जो मैंने आपके पास सिलेबस, अभी सिलेबस आपको दिखाया है, तो इस सिलेबस का एक एक टॉपिक को आप उठाएं और उस पर अपना रेगुलर अध्ययन करें। एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, इस पर जब विद्यार्थी शोध करना शुरू कर देगा और लिखना शुरू कर देगा तो उसको अच्छे मार्क्स से कोई रोक नहीं सकता और उसका फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल आज बताऊंगा पढ़ने के बारे में, मतलब पूरा डिटेल्स नेक्स्ट कक्षा में होगी, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जाएंगे इसमें पार्ट ए, पेपर 1, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी का मतलब होता है कि आप भूगोल का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है या ये ऐसे हुआ है, इसके साक्ष्य और प्रमाण क्या हैं और वर्तमान इसको कैसे देखा जा रहा है, ऐसे टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें। जैसे देखिए इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान इसको बोलते हैं। इसमें अर्थ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हुआ और इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन है। इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, माने पृथ्वी को बनाने में पृथ्वी का आंतरिक बल और बाह्य बल क्या है, इस पर हम डिटेल जानेंगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, माने पृथ्वी के ऊपरी का जो भूपटल है उसका निर्माण कैसे, लैंड फॉर्म क्या हो गया, पृथ्वी के ऊपरी का महादेश और महासागर, मतलब कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, वो हम देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज, माने ढाल का सिद्धांत क्या है, अगर कोई ढाल का स्लोप का निर्माण हुआ है, उस
पर्वत से लेकर के मैदान से लेकर समुद्र तक का इसका सिद्धांत क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अप्लाइड जियोलॉजी, इसमें मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। हम अभी हम चर्चा करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। देखिए, सुविधा अनुसार पहले, इसमें तो इतने दिए गए हैं, लेकिन सुविधा अनुसार सबसे पहले हम जब यही नहीं पढ़ेंगे कि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। हर एक स्टूडेंट लगभग जो ज्योग्राफी का चयन किया हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, वह जानता है कि महाद्वीप और महासागर निर्माण कैसे, वो लगभग जान रहे होंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म का सीधा सा टॉपिक है कि प्रथम प्रकार के ऊंचावच, फर्स्ट टाइप ऑफ जो रिलीफ होता है, तो प्रथम प्रकार के ऊंचावच जो होते हैं, माने पृथ्वी पर जो सबसे पहले बना वो क्या बना, महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ। तो देखिए, ये एक टॉपिक हुआ, क्वेश्चन बनाना सीखिए, ये एक टॉपिक हुआ कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। लेकिन इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हम आपको सिखाते हैं कि इसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, और इस पर एक ही टॉपिक से, इसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनेंगे, और उसको सॉल्व कैसे एक ही तरीके से करेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों के आधार पर, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, तो थोड़ा सा मैं इसको स्लो बढ़ाऊंगा, आप सिलेबस को आप जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं स्लो इसको बढ़ा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा सिलेबस आप इसी से देख सकते हैं। देखिए, जो हमारा जियोलॉजी का टॉपिक था, जो मैंने आपको बताया कि कैसे पृथ्वी के पटल का उद्गम और विकास हो, पृथ्वी का लैंडफॉर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। तो इस पर जो पृथ्वी के पटल का उद्गम विकास है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि पृथ्वी के भूपटल से क्या समझते हैं, इसका उद्गम और विकास कैसे हुआ। पृथ्वी के भूपटल का सीधा सा मतलब होता है, भूपटल का मतलब कैसे होता है, इसको फिगर समझिए आप। ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी आपको अंतरिक्ष से देखने में कैसे लगता है, लगभग गोल दिखाई पड़ता है और कलर में ब्लू दिखाई पड़ता है, वो पानी के कारण, क्योंकि स्काई का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ये रियल में क्या भूपटल बिल्कुल ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पृथ्वी का ऊपरी भाग कोई ऊंचे पर्वतों से बना हुआ है, कोई मैदान है या कहीं पर समुद्र है। तो अगर हम इसको हम लोग फिगर से देखेंगे, तो पृथ्वी रियल में आपको ऐसे देखेगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी रियल में आपको ऐसे देखेगी, कोई भाग ऊंचा, कोई भाग दबा हुआ दिखाई पड़ेगा, और इस भाग में क्या होता है, जल भरा होता है। तो जब जल भर जाता है तो देखने में दूर से क्या लगता है कि गोल है, जो खड्डे वाले भाग हैं जलमग्न है, और जो ऊपर वाले भाग हैं या पर्वत है या मैदान है या पठार है, और इनके बीच जो नदियां हैं या जो दूसरे भाग हैं मैदानों पर, तो वो आपको सारे प्लेन में ही आएंगे। नदियां प्लेन में ही बहती हैं, पठार में ही बहती हैं, तो उसको हम लोग महाद्वीप ही कहेंगे। और महासागर, तो कई जगहों पर इसमें गड्ढे हैं और कई जगहों पर ऊंचाई है, कहीं गड्ढे हैं कहीं ऊंचाई है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी का जो भूपटल है वो समतल नहीं है, एक जगह महाद्वीप है तो एक जगह क्या है, महासागर है। तो सवाल यही पूछता है कि लैंड फॉर्म ओरिजिन में कि पृथ्वी के पटल जो ऊपरी भाग है, जो महाद्वीप है और महासागर है, कैसे बना। दूसरा सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, किन प्रक्रियाओं और बलों द्वारा महाद्वीप और महासागर निर्मित हुए हैं, उदाहरण सहित समझाएं। ध्यान दीजिएगा, वही सवाल है भूपटल। तो भाई भूपटल क्या है, महाद्वीप और महासागर है। और दूसरा सवाल डायरेक्ट पूछेगा आपसे
कि महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, किन प्रक्रियाओं, कौन सा प्रोसेस और कौन सा फोर्स हुआ, वो इंडोजेनेटिक फोर्स था या एक्सोनेटिक फोर्स था, महाद्वीप और महासागर निर्मित कैसे हुए, उदाहरण सहित समझाएं। और तीसरा सवाल इस पर आपसे बन रहा है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। सवाल कई बार ये पूछ चुका है कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। एक और सवाल पूछ सकता है कि पैंजिया एवं पैंथालासा क्या है, पैंजिया के विखंडन के क्या कारण थे, क्या पैंजिया का विखंडन ही महाद्वीपों के विकास का कारण था, स्पष्ट करें। यहाँ पर महाद्वीपों अब्लिक महासागरों कर सकते हैं। तो कई सवाल इसमें आप देख रहे हैं। पहला सवाल, पृथ्वी के भूपटल से क्या समझते हैं, इसका उद्गम और विकास कैसे हुआ है, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, किन प्रक्रियाओं और बलों द्वारा हुआ, महाद्वीप निर्मित हुए, महाद्वीपीय विस्थापन क्या है, मतलब कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर कैसे जा रहे हैं, पास कैसे आ रहे, विस्थापन मतलब नहीं होता दूर पास जाना। पैंजिया और पैंथालासा, आप ये जानते होंगे कि जब पूरी पृथ्वी एक ही गोले में विभक्ति तैरी थी तो उसका विखंडन हुआ, एक भाग बना पैंजिया जो महाद्वीप कहलाया और पैंथालासा महासागर कहलाया। तो आखिर पैंजिया और पैंथालासा कैसे आखिर डिवाइड हो गए। तो ये सारे सवाल जो हैं, तो इसका हम लोग उत्तर के शुरुआत कैसे करेंगे, क्या उत्तर लिखेंगे, किस प्रश्न का कैसे उत्तर लिखेंगे। तो सबसे जरूरी ये है कि आपसे जो सवाल जैसा पूछ रहा है, जैसे वेगनर का सिद्धांत पूछा, तो हम लोग सीधे लिखेंगे वेगनर के सिद्धांत के अनुसार जो इसमें मेंशन किया गया नोट्स में है, या महाद्वीप महासागर कैसे बने। लेकिन हम एक शिक्षक रूप में आपको समझाने के लिए सारे टॉपिक को कैसे समझाएंगे, इसका थोड़ा सा आप फॉर्मेट देखिए। पृथ्वी के भूपटल के पृथ्वी के प्रथम श्रेणी का ऊंचावच माना जाता है। और भूपटल का मतलब क्या होता है, भूपटल का सीधा सा मतलब होता है कि महाद्वीप और महासागर। यह भूपटल दो भागों में बटा है, प्रथम महाद्वीप भूपटल और दूसरे महासागरीय भूपटल। भूपटल का उद्गम और विकास एक जटिल प्रक्रिया है और इस जटिलता को दूर करने का प्रयास अथवा पृथ्वी के महाद्वीप और महासागरीय भूपटल की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। अब जब बात आती है, दिमाग की तो कमी है नहीं, तो अलग अलग विद्वान, अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग शोधकर्ता, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से सत्य के करीब आकर या सत्य के आसपास आकर उन्होंने अपना थ्योरी प्रस्तुत किया कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता प्रोफेसर थे, तो उनका सिद्धांत क्या है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस पर एक सिद्धांत दिया गया है, तापीय संकुचन सिद्धांत। ये टेम्परेचर थ्योरी दिया गया है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो गया, मैंने पृथ्वी एक गोला के रूप में पहले चली आई और उसके बाद उस पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, तो उसमें कहा जाता है कि ताप का थ्योरी है, ताप का सिद्धांत है। और आपको पता है कि लॉर्ड केल्विन जो हैं वो ताप से संबंधित कई शोध दे चुके हैं। तो लॉर्ड केल्विन जो हैं, लॉर्ड केल्विन हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था तापीय संकुचन सिद्धांत में कि महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक गर्म और तप्त वायव्य कुंडलाकार निहारिका से हुई है, मैंने गैसियस स्पाइरल नेबुला से हुआ है। जब पृथ्वी धीरे धीरे शीतल होने लगी तो उसमें संकुचन होने लगा, और चूंकि पृथ्वी का एक बाह्य भाग चट्टानी है, इसका कारण उनके शीतल होना बताया गया। पुनः शीतलता के कारण पृथ्वी के ऊपरी भाग में जब संकुचन प्रारंभ हुआ तो कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग ऊंचा उठ गया, नीचे धंस गया। इस प्रकार ऊपर उठा भाग महाद्वीप बना और नीचे धंसा भाग क्या बना, महासागर बना। आगे चलकर जो वायुमंडलीय जलवाष्प वर्षा के रूप लेकर धरातल पर गिरे और नीचे धंसे भाग में एकत्रित हो गए तो हम महासागर बने। देखिए, इन्होंने क्या कहा,
इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है उसका जो उत्पत्ति एक गर्म और तप्त वायव्य कुंडलाकार निहारिका से हुआ है। माने पृथ्वी की जो उत्पत्ति है एक निहारिका कुंडली से हुई है और उसी के ठंडा होने के क्रम में हुआ है। जब पृथ्वी लगातार शीतल होने लगेगी, ठंडा होने लगेगा, तो उसमें सिकुड़ापन आने लगा। इनका मानना है कि कोई भी जब गर्म चीज को सुखाया जाता है तो सभी जगह एक समान नहीं सूखता है। और इनके हम लोग सिद्धांत को और डिटेल्स में ले चलें तो पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स और चीज पाए जाते हैं। तो जब सूखेंगे तो सब एक समान नहीं सूखेगा, कोई पहले सूखेगा, कोई कम सूखेगा, कोई ज्यादा सूखेगा। जो भाग सूखेगा तो क्या होगा, जैसे आप मिट्टी का एक धोंधा ले लो, मिट्टी का लोई ले लो, कुम्हार जिसे पेपर बनाते हैं, और मिट्टी में कंकड़ पत्थर बजड़ी मिला दो, अब मिट्टी को धूप में सूखने के लिए रख लो, तो कहीं दरार पड़ जाएगा, कोई भाग ऊंचा रह जाएगा, कोई भाग ज़्यादा धंस जाएगा। वहीं इन्होंने केल्विन ने कहा कि तापीय संकुचन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो भाग अधिक सूख के नीचे गड्ढा हो गया, वहाँ पृथ्वी पर पुनः वर्षा होने से जल भर के वो महासागर बना, और जो भाग ऊपर उठा रह गया था वो महाद्वीप बना। लेकिन वर्तमान में इनका यहाँ सिद्धांत मान्य नहीं है। अब विद्यार्थियां ध्यान दें, वो ये मत समझें कि कौन सा सिद्धांत मान्य है या नहीं मान्य है, ये थॉट है। आपको ये बताना है कि किसने क्या कहा, किसने कौन सिद्धांत दिया है। उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को छांटकर आप लिख सकते हैं, बताना होगा कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो वहीं कह रहे हैं कि वर्तमान समय में लॉर्ड केल्विन का तापीय संकुचन सिद्धांत अमान्य है, क्योंकि संकुचन से इतने बड़े महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण असंभव है, और संकुचन होने से महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के बराबर भागों में होते तो वर्तमान में नहीं है। तो अगर सूखने से होता तो कोई भाग ऊपर उठता, कोई भाग नीचे धंसता, तो महाद्वीप और महासागर दोनों बराबर बराबर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि 71% भाग पर जल है और 29% या इससे कुछ कम ही भाग पर हमारा महाद्वीप है। तो इनका थ्योरी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार यह जो हमारा थ्योरी है, जो हमारा सिद्धांत है, गलत माना गया। इसी प्रकार एक चतुष्फलक सिद्धांत दिया गया है। चतुष्फलक का मतलब होता है कि इस सिद्धांत में 4 समबाहु त्रिभुजों को एक दूसरे पर अध्यारोपित कराया गया। ये विचार है, ये वैज्ञानिक का विचार है, ये मान्य है कि नहीं मान्य इससे आपको मतलब नहीं है, इन वैज्ञानिक विचारों को बताया जाता है। चतुष्फलक परिकल्पना एक ज्यामितीय परिकल्पना है जिसमें कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, परंतु इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास इली डी ब्यूमांट, नाम क्या है इनका, इली डी ब्यूमांट की पेंटागोनल डोडेकाहेड्रन परिकल्पना है। अर्थात यह एक चतुष्फलक परिकल्पना है, लेकिन सर्वाधिक सराहनीय कार्य इस क्षेत्र में लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना है। मतलब जो चतुष्फलक सिद्धांत है इसका शुरुआत किया था इली ड्यूमांट द्वारा। इन्होंने एक पेंटागोनल थ्योरी दिया था, लेकिन इसी क्षेत्र में जो सबसे अधिक मान्य सिद्धांत था वह है लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना। लोथियन ग्रीन इस सिद्धांत को बहुत समय तक मान्य माना गया। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के लिए कुछ बातों को मान लिए, माने नहीं होता है कि मान लिया जाए, तो इन्होंने पहले मान लिया कि महाद्वीप और महासागरों का त्रिभुजाकार होना। इन मानते हैं कि अधिकांश महाद्वीप और महासागर क्या हैं, त्रिभुजाकार हैं। फिर मानते हैं कि महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के आमने सामने अथवा विपरीत दिशा में क्या है, स्थित हैं। माने एक तरफ महासागर है तो दूसरे भाग में क्या है, महाद्वीप है। और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थलीय भाग हैं जो एक क्रमबद्ध श्रृंखला में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के चारों ओर जल का प्रसार है, चूंकि दक्षिणी ध्रुव स्वयं स्थल के बीच में है, इन्होंने माना। और प्रशांत महासागर सर्वाधिक विस्तृत है और इसके चारों ओर नवीन बलित पर्वतों का निर्माण हुआ। इन्होंने इतने सिद्धांत को मान लिया और तब इसके बाद इन्होंने यह सिद्धांत दिया है। आगे आते हैं हम लोग। उपरोक्त जो 4 तथ्य इन्होंने माना है, जो इसमें सत्य भी है, आधार पर लोथियन ग्रीन ने 1875-76 में एक ज्यामितीय सिद्धांत, जिसे चतुष्फलकीय सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रस्तुत किया। इनके अनुसार एक स्फीयर के धरातल पर
अगर चारों ओर से एक समान दबाव डाला जाए तो वह चतुष्फलक का रूप ले लेगा। जैसे मान लीजिए कोई गोल चीज है और गोल मान लीजिए बैलून फुला दिए, इस गोल बैलून पर चारों तरफ से अगर हम लोग बराबर दबाव डालेंगे तो उनका कहना है वो क्या हो जाएगा, एक चतुष्फलक का रूप वह ले लेगा। चतुष्फलक माने फलक का मतलब होता है सरफेस, माने चार उसके सरफेस बन जाएंगे। पुनः पृथ्वी प्रारंभ में एक गर्म और तप्त तथा गीले रूप में थी, गोलाकार थी। अतः वायुमंडलीय प्रभाव से इसमें सिकुड़न होने लगा, मैंने दबाव पड़ा। शीतलता के क्रम में बाह्य भाग शीघ्र शीतल हो गए और आंतरिक भाग धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इस कारण बाहरी भाग में अधिक संकुचन नहीं हुआ जबकि आंतरिक भाग में अधिक संकुचन हुआ। पुनः गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपरी भाग बाह्य भाग नीचे धंसे वाले परत पर ध्वस्त होने लगे, गिरने लगे और बैठने लगे। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के चतुष्फलकीय परिकल्पना या आकृति उभरने लगी। इनका मानना है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था वो जल्दी ठंडा हुआ, और जब जल्दी ठंडा हुआ तो ठोस रूप लिया, जबकि नीचे वाला भाग क्या था, अभी गीला था, उसको सूखने में समय लगेगा। तो ऊपर वाला जो ठोस भाग था वो नीचे वाले पिलपिले भाग पे या कम सूखे भाग पर क्या होगा, गिरने धंसने लगा। तो जब वो धंसा तो उस गोले में चार सतह का निर्माण हो गया, यही इनका कहना है। और आगे चलकर अत्यधिक शीतलता पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपटल नीचे के चतुष्फलक के ऊपर ही आकर के बैठ गया, चतुष्फलक की आकृति पर बैठ गया, अर्थात चतुष्फलकीय भूपटल का निर्माण हुआ। चतुष्फलक के चपटे चार भागों पर चारों महासागरों का निर्माण हुआ, जबकि किनारे तथा कोने वाले भागों पर महाद्वीपों का रचना हुई। ये मानना था इनका लोथियन ग्रीन का। तो इन्होंने अगर इस फिगर को हम लोग बनाएंगे तो अगर थोड़ा सही तो पहले से बना मैं बता देता हूँ। देखिए, चार समबाहु त्रिभुज एक दूसरे पर कैसे रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज जो है हमने सरफेस पर पहले से ही रख लिया है और ये एक आधार दे रहा है, और इसके ऊपर पुनः हम लोग और तीन कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ये एक नीचे वाला जो पहले मैंने ये बनाया था, तो इसको अगर एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए, ये क्या हो गया, चार। तो अब इनका मानना है लोथियन ग्रीन का कि यह चारों जो फलक हैं, चतुष्फलक, एक फलक ये, एक फलक ये और ये चार फलक हैं। तो ये चारों जो चौरस वाले फलक हैं इस पर क्या बने, महासागर बने। और जो किनारे वाले क्षेत्र जो एक दूसरे पर अध्यारोपित थे वो क्या बने, पर्वत बने। माने जहां पर चतुष्फलक के एक किनारा दूसरे किनारे से टकरा तो अधिक मोटा हो गया, तो वहां पर पर्वत बने कोनिकल भागों पे, ऊंचे वाले भागों पे, और जहां पर दो किनारे टकराए वो पठार बने, माने भूपटल बना। तो हम लोग सिर्फ महाद्वीप महासागर में आते हैं। तो ये जो चतुष्फलक का जो फलक वाला भाग था महासागर बना, और ये किनारे वाले भाग जो भी आप लाइन देख रहे हैं ये क्या बना, महाद्वीप बना। इनका यह सिद्धांत था लोथियन ग्रीन का। तो लोथियन ग्रीन के इस चतुष्फलक सिद्धांत की मान्यता बहुत दिनों तक थी। इन्होंने माना कि देखिए, एक चतुष्फलक पे यहाँ पर आर्कटिक सागर है, एक पर हिंद महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, और पीछे वाला भाग जो सबसे बड़ा चौरस पर क्या है, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। और किनारे वाले भाग देखिए, बीच वाला इन्होंने यूरोप मान लिया, यहाँ कनाडा मान लिया, यहाँ अंटार्कटिका मान लिया। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो किनारे वाले भाग हैं जहाँ पर कोने आपस में मिलते हैं वो सब क्या हैं, वो सब महाद्वीप हैं। और जो ये चतुष्फलक वाले भाग हैं, फलक वाले भाग हैं, वो क्या है, महासागर हैं। इनका सिद्धांत कई वर्षों तक मान्य था और बहुत से वैज्ञानिक इस बात का समर्थन भी करने लगे, और इसी सिद्धांत पर कई वर्षों तक अध्ययन चला। लेकिन अंत में माना गया कि यह सिद्धांत भी वर्तमान में पूरी तरह से मान्य नहीं है। लोथियन ग्रीन की यह परिकल्पना वर्तमान में मान्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी चतुष्फलक नहीं है और ना ही यह शीर्ष बिंदुओं पर रुकी हुई है, क्योंकि इसकी स्थिति में पृथ्वी में संतुलन नहीं हो पाएगा। और पुनः यह कहना कि पृथ्वी तेजी से घूमकर चतुष्फलक के रूप में प्राप्त करती है पूर्णतः गलत है। अतः इस सिद्धांत का पूर्ण तथ्य नहीं मानता है।
ऐसे ही देखिए और सिद्धांत दिए गए हैं और इन सिद्धांतों को आपको बारी बारी से लिखना होगा समझ कर। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे चाहते हैं कि नोट्स बनाएं, तो इसे वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लें, मैं इसको धीरे धीरे कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा इस क्षेत्र में जो सिद्धांत आया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका क्लास में एक अलग से क्लास लूंगा। तब तक क्या करें कि आप जो हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके तब तक पढ़ें। मैं आपको धीरे धीरे इसका पेज दिखा रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं और आपका पूरा एक बना बनाया नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसे आप जूम करके देख सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा क्लासेज और मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानना है तो आप ऑफलाइन क्लास में सिविल IAS में आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का यहाँ ज्योग्राफी का जो कल सिलेबस समझाने से लेकर के, और पहले टॉपिक को मैंने आपको समझाया जिसमें अभी मूल टाइप बाकी रह गया वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, और आपको हम बताएंगे कि इसमें और डिटेल्स क्या है। पूरी तरह इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपको बैठे बैठे एक नोट्स की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट इसको हम टॉपिक खत्म करेंगे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। तब तक आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आप इसे डिटेल पढ़ें और अपने नोट्स का इजाफा